सो कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे और जहाँ भी होंगे मस्त होंगे। बहुत ही अच्छा आपको तैयारी चल रहा होगा। अगर आपका तैयारी अभी तक सही से नहीं हुआ है तो आप हमारे चैनल से जुड़िए, क्योंकि यहाँ पे आपको सफलता की 100% गारंटी मिलती है। आज हम लोग बायोलॉजी चैप्टर 1 जैव प्रक्रम, जिसके हम लोग पिछले क्लास में अति लघुतरीय और लघुतरीय प्रश्न को हल किए थे, आज हम लोग दीर्घ उत्तरीय प्रश्न को हल करेंगे। अगर वो वीडियो आप नहीं देखें तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, वहाँ से जरूर देखेगा, क्योंकि यहाँ से काफ़ी सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो आपको एग्जाम में डायरेक्ट आके लगेगा। देखिए हमारा पहला क्वेश्चन है, पोषण किसे कहते हैं? जीवों में होने वाली विभिन्न पोषण की विधियों को उल्लेख करें। तो बताए थे आपको कि पोषण की परिभाषा क्या है, तो हम लोग जानेंगे फटाफट। बायोलॉजी चैप्टर 1 जैव प्रक्रम दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। पोषण वैसी प्रक्रिया जिसके द्वारा सभी जीव अपने पोषण तत्वों को ग्रहण कर उसका उपयोग करते हैं, उसे पोषण कहते हैं। बहुत ही आसानी में और बहुत ही सरल है। देखिए, वैसी प्रक्रिया जिसके द्वारा सभी जीव अपने पोषण तत्वों को ग्रहण कर उसका उपयोग करते हैं, उसे हम लोग पोषण कहते हैं। जीवों में पोषण मुख्यतः दो विधि से होता है। पहला हो गया स्वपोषण और सेकंड हुआ परपोषण। अब जानेंगे हम लोग स्वपोषण किसे कहते हैं। तो वे जीव जो अपना भोजन का निर्माण स्वयं करता है। मेरे प्यारे बच्चों, स्वपोषण किसे कहेंगे? सबसे पहले तो पोषण जान लें। पोषण दो प्रकार के होते हैं, तो स्वपोषण परपोषण। स्वपोषण किसे कहेंगे? नाम है स्वपोषण, यानी खुद से जो भोजन का निर्माण करेगा उसे हम लोग कहेंगे स्वपोषण। वे जीव जो अपना भोजन का निर्माण स्वयं करता है, जैसे में देखिए पेड़ पौधे क्या होता है? सूर्य प्रकाश से भोजन का निर्माण करता है, वो खुद करता है। क्या आप लोग देते हैं बना के? आप लोग नहीं ना दिए हैं। सेकेंड नंबर देखिए परपोषण। तो वे जीव जो अपना भोजन का निर्माण स्वयं न करके किसी दूसरे जीव पर निर्भर होते हैं। वे जीव जो अपना भोजन का निर्माण स्वयं न करके किसी दूसरे जीव पर निर्भर होते हैं, जैसे में हम लोग हो गए मनुष्य, जंतु, अमीबा। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं? किसी दूसरे भोजन पे निर्भर होते हैं। देखिए, फिर स्वपोषण जो होता है वो उसका प्रकार नहीं होता, लेकिन परपोषण के 3 प्रकार होते हैं। परपोषण के 3 प्रकार होते हैं। ये सभी आपका लॉन्ग क्वेश्चन है, तो लॉन्ग क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि आपको यहाँ से 5 नंबर आएगा, तो आपको बड़ा करके भी लिखना पड़ता है और बड़ा लिखाता ही है। यहाँ पे देख लेंगे हम लोग कि परपोषण 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? मृतजीवी, परजीवी, प्राणिसम। तो जान लेते हैं फटाफट। मृतजीवी परपोषण किसे कहते हैं? वे जीव जो अपना भोजन सड़े गले पेड़ पौधे तथा मृत अवशेष से ग्रहण करता है, उसे हम लोग मृतजीवी कहते हैं, क्योंकि इसमें बहुत ही सिंपल है, नाम ही है मृतजीवी। मेरे प्यारे बच्चों, आप रटिए नहीं, समझिए। मृतजीवी यानी मरा हुआ अवशेष से ग्रहण करेगा भोजन, उसे हम लोग मृतजीवी कहते हैं। परजीवी, तो परजीवी देखिए पोषण की वैसी प्रक्रिया जिसमें एक जीव दूसरे जीव से भोजन प्राप्त करते हैं, जिसमें प्रथम जीव को क्या हो जाती है? हानि हो जाती है। एक जीव दूसरे जीव से तो भोजन प्राप्त कर लेता है, जिसमें प्रथम जीव को हानि हो जाती है। अब प्राणी सम, सम मतलब क्या होता है? जोड़ा। ठीक है, सम मतलब जोड़ा। तो यहाँ देखिए पोषण की वैसी प्रक्रिया जिसमें एक जीव दूसरे जीव से भोजन प्राप्त करते हैं, जिसमें दोनों जीव लाभ बिनती होते हैं, यानी एक जीव दूसरे जीव से भोजन प्राप्त करेंगे, लेकिन दोनों जीव को क्या हो जाएगा? फायदा हो जाता है। सेकेंड क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया का संक्षेप में समझाएं। तो पिछले क्लास में बताया था कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया क्या है आपकी, उसी को संक्षेप में बताना है। संक्षेप मतलब छोटा में। तो इसका देखिए प्रकाश संश्लेषण वह प्रक्रिया है जिसमें पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जल, कार्बन डाइऑक्साइड तथा क्लोरोफिल से संयोग कर भोजन तैयार करते हैं। आपको बताए थे यह एक रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें मुख्य रूप से ऑक्सीजन मुक्त होती है। बताए थे एक क्वेश्चन ऐसे भी आता है, भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि प्रकाश संश्लेषण किन किन कारकों की आवश्यकता होती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड, जल, सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल। तो यहाँ से क्या बनता है हम लोग का? 6,6H12O6। ये क्या है? हमारा ग्लूकोज सूत्र। अब प्लस में CO2 प्लस H2O जल का निर्माण होता है। ये अभी देखिए संतुलित नहीं है, तो इसे संतुलित करने के लिए आप बहुत ही सिंपल है, तो अभिकारक और प्रतिफल को दोनों तरफ से बराबर करना होगा। तो यहाँ पे देखिए हम लोग 6 दे दिए, तो यहाँ पे कार्बन कितना हो गया? 6। यहाँ पे भी कितना है? 6। लेकिन यहाँ पे आप देखिए ऑक्सीजन कितना हो गया? 6 दूना 12। तो यहाँ पे हम लोग 12 कर देंगे, तो इधर हो गया कितना? 12 ऑक्सीजन, और यहाँ पे 12 दूना 24 हाइड्रोजन। तो इधर भी 6 दे देंगे, यहाँ भी दे देंगे। अब हमारा क्या चीज़ हो जाएगा? संतुलित हो गया है। थर्ड क्वेश्चन है, एक प्रयोग द्वारा दर्शाए कि प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल आवश्यक है, क्यों? देखिए कुछ इस प्रकार इसका चित्र होता है। प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल की आवश्यकता है। एक पत्ती ले लिए हम लोग, ठीक है। इसके बाद देखिए यहाँ पे एल्कोहल में उबाला जाता है, ये वाटर है, वाटर के द्वारा धो लिया जाता है। उसके बाद आयोडीन के घोल में हम लोग क्या करते हैं? इसको
कुछ देर तक छोड़ देते हैं। उसके बाद देखिए इसमें दिया है पत्ती का हरा भाग गाढ़े नीले रंग से परिवर्तित हो जाता है। तो इस प्रकार आप चित्र भी बना सकते हैं। तो इसके बारे में हम लोग विस्तार से जाने चुके हैं, क्योंकि 5 नंबर में आएगा तो बड़ा तो रहेगा ही। तो देखिएगा, आप बोलिएगा सर इतना बड़ा कैसे याद करेंगे? तो मेरे प्यारे बच्चों, इसको याद नहीं करना है, समझना है। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं। एक कॉटन या कोलसिस की चींटीदार पत्ती ले, ठीक है, एक कॉटन या कोलसिस की चींटीदार पत्ती ले और उसके हरे और सफ़ेद चिन्हित करें, यानी हरे रंग को और जो सफ़ेद रंग के उसको चिन्हित कर लेते हैं और रेखांकित करें। इसी पत्ती को बीकर में रखें, पानी डालकर कुछ देर उबालें। उस जो पत्ती है उसे हम लोग कुछ देर उबाल लें। उसके पश्चात एल्कोहल में डाल दें। एल्कोहल क्या होता है? दारू। उसमें डाल दें। उसके बाद एल्कोहल हरे रंग का हो जाता है। उसके बाद जब डाल देते हैं हम लोग, तो जो एल्कोहल का रंग होता है वो किस में बदल जाता है? हरे रंग का हो जाता है, क्योंकि पत्ती में मौजूदा हरा वर्ण क्या होता है? क्लोरोफिल पत्ती से निकलकर एल्कोहल में घुल जाते हैं। ठीक है, यहाँ से फिर से समझेंगे हम लोग कि एक क्रोटेन या कैल्सियस की चींटीदार पत्ती ले, ठीक है, उसको हरे और सफ़ेद रंग से चिन्हित कर ले। इस पत्ती को बीकर में रखें, पानी में डालकर कुछ देर उबाल ले। उसके पश्चात एल्कोहल में डाल दे। उसके बाद एल्कोहल हरे रंग का हो जाता है, क्योंकि पत्ती में मौजूदा रंग क्या पाया जाता है? हम लोग जानते हैं क्लोरोफिल। क्लोरोफिल के कारण रंग कैसा होता है? हरा। तो वो पत्ती से निकल कर एल्कोहल में घुल जाता है। जब पत्ते रंगहीन या सफ़ेद हो जाए तो बीकर को ठंडा होने के लिए छोड़ दे। उसके बाद उसमें कुछ आयोडीन के बूंदे डाल के देखें, ठीक है, कुछ बूंदे डाल दें। आप पाएंगे कि हरी भाग जो था वो नीला रंग का हो जाता है, परंतु पत्ती के सफ़ेद भाग नीला नहीं होता है। इससे यह स्पष्ट होता है कि प्रकाश संश्लेषण के अभिक्रिया के लिए क्लोरोफिल की अति आवश्यक है, क्योंकि क्लोरोफिल के नहीं रहेगा तो प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया नहीं हो पाएगी। इसे आप समझिएगा, इसे आप रटिएगा नहीं। देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता के लिए कुछ इस प्रकार के चित्र बनाया जाता है। एक आपको पत्ते लेना होता है और उसको देखिए गमले में हो, उसके बाद इसको आधा डाल दिया जाता है बोतल में, फिर इस प्रकार तोड़ दिया जाता है कि आधा हद में बढ़ जाए। तो आप ये चित्र भी बना सकते हैं, लेकिन आइए हम लोग इसके बारे में वर्णन कर देते हैं। उसी प्रकार 4th नंबर है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यक क्यों है? तो हम लोग जानते हैं, देखिए, एक लंबी पत्ती वाली पौधे को जो गमले में लगा हो, ठीक है, 2 दिन तक अंधेरे में रख दे। इससे यह पता चलेगा कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया नहीं हो पाती है। अब ये चौड़े मुंह वाली बोतल में थोड़ा सा कास्टिक सोडा यानी कास्टिक पोटास KOH इसका सूत्र होता है का सांद्र घोल दें। बोतल के कॉर्क को बीचों बीच काट कर 2 टुकड़े में बांट दे। अब देखिए, आपको लग रहा होगा कि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? कहानी पढ़ रहे हैं। तो आप इसको समझिए, एक लंबी बोतल लें, ठीक है, जो गमले में लगा हो, 2 दिन तक उसे हम लोग छोड़ दें ऐसे स्थान पे जहाँ सूर्य का प्रकाश नहीं जाता है, तो उसमें प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया नहीं हो पाती है। हम लोग जानते हैं कि पेड़ पौधे अपना भोजन किससे निर्माण करता है? प्रकाश संश्लेषण से। जब प्रकाश ही नहीं रहेगा तो उसमें प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया नहीं हो पाती है। अब उसे चौड़ी मुँह वाले बोतल में थोड़ा सा क्या मिलाना है? कास्टिक पोटास का सांद्र घोल दे। बोतल के कॉर्क को बीचे बीच काट दो, टुकड़ा के 2 टुकड़ा में बांट दे और टुकड़े के बीच पत्ती को इस प्रकार दबाकर डाले कि आधा भाग बोतल के अंदर हो और आधा भाग बोतल से बाहर हो। उसके बाद सूर्य के रोशनी में उसे ले जाए। कितने घंटे के लिए? तो बोला जाता है 4 घंटे के लिए। 4 घंटे तक छोड़ दे। बोतल के बाहर निकाल कर तोड़ ले एवं अस्टार्च की मौजूदगी की जांच लें। उसके बाद एल्कोहल में उबाल ले। जब पत्ती रंगहीन हो जाते हैं तो उसके ऊपर आयोडीन के घुल डाल दें, जिससे बोतल के बाहर भाग नीले रंग का हो जाता है तथा अंदर का भाग कैसा हो जाता है? हल्के पीले रंग का हो जाता है। इस प्रकार प्रकाश संश्लेषण के लिए CO2 की आवश्यकता होती है। हम लोग 5 नंबर क्वेश्चन, अमीबा का भोजन क्या है? अमीबा में भोजन पोषण का वर्णन करना है। अगर ये आप देख लेते तो यहाँ से आपको सब्जेक्टिव के साथ साथ ऑब्जेक्टिव भी आएगा, जो काफ़ी बार पूछा गया है। तो देखिए, हम लोग अमीबा के बारे में आज पूरे जानकारी ले लेते हैं। तो अमीबा सबसे पहले सरल प्राणी समपोषी जीव है, ठीक है। अमीबा का कोई आकार निश्चित नहीं होता है। अमीबा आप जैसे भी पार दे, इस प्रकार भी पार दे
तो अमीबा का क्या हो गया, एकाकार हो गया। फिर देखिए आगे जानेंगे, अमीबा अपना भोजन कुटपादों की मदद से करता है। आपको आएगा वहाँ पे कि अमीबा अपना भोजन किससे निर्माण करता है, तो कुटपादों की मदद से। तो ये ऑब्जेक्टिव आता है, ठीक है। देखिए अगला, अमीबा का भोजन शैवाल के छोटे छोटे टुकड़े, बैक्टीरिया इत्यादि है। ये अमीबा जो अपना भोजन करता है वो शैवाल के छोटे छोटे टुकड़े एवं बैक्टीरिया, किसके द्वारा, तो कुटपादों द्वारा। फिर जानेंगे आगे, अमीबा में पोषण, अंतर्ग्रहण, पाचन तथा बहिष्करण प्रक्रिया द्वारा होता है। यानी अमीबा में भोजन का पाचन किसके द्वारा होता है, तो बहिष्करण द्वारा। फिर देखिए अमीबा में भोजन का पाचन कहाँ होता है, तो अमीबा में भोजन के पाचन भोजन रसदानी में होता है। ये भी क्वेश्चन बार बार आ गया है, तो हम लोग अमीबा के बारे में जान गए। अब चलते हैं फटाफट 6 नंबर में दिया हुआ है, मनुष्य के आहार नाल की लंबाई बताएं। तो आहार नाल की लंबाई का वर्णन करना है। तो चलिए, यह एक कुंडलित रचना है जिसकी लंबाई 8 से 10 मीटर होती है। यह मुख गुहा से शुरू होकर मल द्वार तक फैली होती है। मनुष्य के आहार नाल से शुरू होगा। इसका आपको हम डायग्राम भी दिखा देंगे। तो सबसे पहले आप यहाँ से डायग्राम देख लीजिए। डायग्राम इसका कुछ इस प्रकार है जो आपको बुक में दिया गया है। ये देखिए हमारा मुख द्वार है। अब इसके बारे में पूरा को जानकारी ले लेंगे। यहाँ पे हमारे ग्रंथि पाए जाते हैं, लार ग्रंथि। ये चित्र आते भी है, आगे आपको पारना भी है। देखिए मुख गुहा में जीभ तथा दांत होते हैं। जीभ के ऊपरी सतह पर छोटे छोटे अंकुर को स्वाद कलियाँ कहते हैं। इसी स्वाद कलियाँ से हमें खट्टा, मीठा, तीता का क्या होता है, पता चलता है, ठीक है। यही अगर स्वाद कलियाँ न रहे तो क्या होगा, कुछ भी खाएंगे बेस्वाद लगेगा। प्रत्येक दांत के भीतर मज्जा गुहा पाया जाता है। आप दांत के बारे में जान लेते हैं। दांत का अधिकांश भाग किससे बनता है, डेंटाइम से, डेंटाइम द्वारा तैयार होता है। दांत के ऊपरी परत को क्या कहते हैं हम लोग, तो इनामेल। इनामेल, ये क्वेश्चन इस बार आया था कि दांत के ऊपरी भाग को क्या कहते हैं, इनामेल। दांत 4 प्रकार के होते हैं, कौन कौन, कतरनक, रदनक, चवर्णक, अकचवर्णक। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। मनुष्य के मुख गुहा में 3 जोड़ी लार ग्रंथि पाई जाती है। कौन कौन, तो वो वीडियो आप देख लीजिएगा, लघुतरीय, अति लघुतरीय, उसमें डाल दिए गए हैं। सबमैंडिबल, सबलिंगुअल और एक पैरोडिट ग्रंथि होता है। ग्रासनली में 2 छिद्र होते हैं, यानी ग्रसनी में कितने छिद्र होते हैं, 2 छिद्र होते हैं। निगल द्वार, कंठ द्वार। कंठ द्वार के आगे पट्टी जैसी रचना होती है जिसे क्या कहते हैं हम लोग, एपिग्लॉटिस। क्या कहते हैं, एपिग्लॉटिस। हमारे साथ आप भी बोलिए, कंठ द्वार के आगे पट्टी जैसी रचना होती है उसे क्या कहेंगे हम लोग, एपिग्लॉटिस। एपिग्लॉटिस, क्योंकि यहाँ पे आपको साथ साथ याद भी करवाया जाता है। ये नहीं कि आप सिर्फ छाप लिए बस हो गया काम। ग्रास नली के बाद देखिए कर्माकुंचल की प्रक्रिया होती है। जब ग्रास नली के द्वारा यानी मुख गुहा के द्वारा जब हम भोजन करते हैं तो वो फैलने लगता है, सिकुड़ने लगता है। उसी प्रकार कर्माकुंचल होता है। आपसे क्वेश्चन आ जाएगा कर्माकुंचल क्या है, तो ग्रास नली के दीवार में सिकुड़ने और फैलने की क्रिया को कर्माकुंचल कहते हैं। ये ऐसे ऑब्जेक्टिव आता है, ग्रास नली के दीवार में सिकुड़ने और फैलने की क्रिया को क्या कहेंगे, तो वहाँ फटक से मार देंगे देख के, कर्माकुंचल। उसके बाद अमाशय के आता है। तो यह एक चौड़ी थैली जैसी रचना है जो उदर गुहा के बाएं ओर से शुरू होकर अनुप्रस्थ तक फैली होती है। अमाशय के 2 भाग होता है, कौन कौन, कार्डियक और पाइलोरिक। कार्डियक और पाइलोरिक के बीच के भाग को हम लोग क्या कहते हैं, फुंडिक। कार्डियक और पाइलोरी के बीच के भाग को हम लोग कहते हैं फुंडिक। फिर इसके बाद आता है पेप्टिक अल्सर। तो पेप्टिक अल्सर क्या है, तो अमाशय की दीवार पर घाव होने वाले को पेप्टिक अल्सर कहते हैं। ये क्यों होता है, तो जब कोई भी व्यक्ति लंबे समय तक भूखे रहता है, ठीक है, तथा दूषित पदार्थ को सेवन कर लेता है तो उसके अमाशय की दीवार पर घाव होने लगता है जिससे दर्द उत्पन्न होने लगता है। छोटी आंत को 3 भाग में बांटा गया है। जी सही बात है। कौन कौन सा, ग्रहणी, जैजुनम, इलियम। ग्रहणी, जैजुनम, इलियम। इसके बाद बड़ी आंत भी आता है। तो बड़ी आंत के 2 भाग में ही बांटा गया है। 7 नंबर जो क्वेश्चन है वो इसी पर है, क्योंकि उसमें ज़्यादा कुछ नहीं पूछा है, बस कि मनुष्य के आहार नाल में पाचन की क्रिया को बताना है। तो वही छोटी आंत से आपको स्टार्ट करना है। किताब आप एक बार पढ़ लीजिएगा। लेकिन 8 नंबर देखिए, 8 नंबर बोला गया है कि मनुष्य के आहार नाल के एक स्वच्छ नामांकित चित्र बनाए, ठीक है। अब वर्णन आवश्यकता नहीं है, वर्णन आपको नहीं करना है क्योंकि ये तो पहले ही करवा लिया है। यहाँ पे ये चित्र को आपको बना लेना है। वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है इसीलिए बना नहीं रहे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के पास शेयर कीजिए, क्योंकि हर चैप्टर का दीर्घोत्तरीय खत्म करेंगे। क्योंकि अति लघुतरीय और लघुतरीय सभी को, बायोलॉजी हो या फिजिक्स हो या केमिस्ट्री हो, सभी को बन गया है। अगर वो वीडियो आप नहीं देखे तो हमारे चैनल से देख सकते हैं। जुड़ जाइए हमारे चैनल के साथ साथ और अपना दोस्तों के पास शेयर कर दे। जय हिंद, जय भारत।